हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियोस में। ठीक है, शिवम लेक्चर्स में। चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है द्विक जालक या क्रिस्टल जालक। इससे शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि आखिर द्विक जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल में इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों या घटक कणों क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है कि त्रिविम व्यवस्था को द्विक जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो दे रखा है हमें द्विक जालक या क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों, ठीक है, घटक कणों, परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम व्यवस्था को द्विक जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो डायग्राम में यहाँ पर क्या दे रखा है, आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, जो आपके सामने जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम जो है द्विक जालक या क्रिस्टल जालक का डायग्राम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये है, ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो ये क्या है, त्रिविमा में अरेंज है। तो आपको यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो ये क्या है, त्रिविमा में अरेंज है। त्रिविमा में अरेंज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। जैसे सपोज मान लो कि जब ईंट होती है, जिससे दीवार बनती है, तो हम ईंट का अगला पिछला सारा हिस्सा देख पा रहे हैं। ये वही 3D डायग्राम है, ठीक है। तो आप 3D के नाम से समझ पा रहे होंगे कि उसका हमें सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमें दे रखा है इसे ही बोलते हैं हम एकक कोष्ठिका या इकाई शैल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसे द्विक जालक या क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और जो इसमें शेडेड भाग है, जिसके रिपीटेशन से इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, उसे बोलते हैं इकाई शैल या एकक कोष्ठिका। तो हम अगला टॉपिक हम बढ़ेंगे इकाई शैल या एकक कोष्ठिका के बारे में। चलिए देख लेते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे इकाई शैल या एकक कोष्ठिका पे। इकाई शैल या एकक कोष्ठिका, इकाई शैल या एकक कोष्ठिका। तो इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, इकाई शैल या एकक कोष्ठिका, हम लोगों ने जो डायग्राम देखा, फिर से आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आखिर हम लोगों ने इसमें क्या पाया। कि हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो ये डायग्राम हमें दे रखा है, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा जो है क्रिस्टल जालक है, ठीक है। तो और इसमें जिस चीज़ के रिपीटेशन से, यानी कि यहाँ पर जो ये चीज़ है, तो इसके रिपीटेशन से इस संपूर्ण जालक का निर्माण हुआ। तो जिसके रिपीटेशन से इस संपूर्ण जालक का निर्माण हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई शैल या एकक कोष्ठिका। यानी जो इसमें शेडेड भाग है वो इसका इकाई शैल या एकक कोष्ठिका है। चलिए, तो इसी की बात कर रहा है, इसके बारे में हम लिखेंगे इकाई शैल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी, यानी 3D में त्रिआयामी समूह है, जिसकी
पुनरावृत्ति से पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। ठीक, तो हम इसे दो गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। दो गुण कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला गुण दे रखा है, ठीक है, इसके दो गुण होते हैं। तो अगर हम लोग गुणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो पहला गुण होता है, त्रिविम जालक का प्रत्येक जो बिंदु होता है, त्रिविम जालक का प्रत्येक जो बिंदु होता है, प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। दूसरे गुण की अगर बात करें तो इसका दूसरा जो गुण होता है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब इसके दो गुणों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। दे रखा है त्रिविम जालक का प्रत्येक जो बिंदु होता है परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, त्रिविम जालक का प्रत्येक जो बिंदु होता है परमाणु या परमाणु समूह के समूह को प्रदर्शित करता है। इस बात को हम समझेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपके पास ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें जो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, या तो यहाँ पर एक परमाणु हो सकता है या परमाणु का समूह हो सकता है, यानी कि दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया। दूसरी चीज़ हमें ये चीज़ दे रखी है कि यहाँ पर प्रत्येक जो परमाणु है या परमाणु का जो समूह है वो अन्य जो बिंदु है उसके क्या है, बिल्कुल समान है। उसमें हमें दिख भी ये चीज़ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि फाइनली यहाँ पर क्या होता है, जो प्रत्येक परमाणु जो होता है दूसरे परमाणुओं के बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके पैरामीटर पर। तो हम पैरामीटर का स्टडी करेंगे, उसके पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो मैं स्टडी अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके बारे में मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ कि जो आपको दे रखा है एकक कोष्ठिका के पैरामीटरों का निर्देश चित्र। तो ये डायग्राम को मैं बनाऊंगा और इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसे हम इस हेडिंग को बोलते हैं इकाई शैल के पैरामीटर। तो अब हम अध्ययन करने वाले हैं इकाई शैल के पैरामीटर का। हमारी हेडिंग है इकाई शैल के इकाई शैल के पैरामीटर। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों ने डायग्राम तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। तो डायग्राम हम लोगों ने क्या देखा है कि भाई यहाँ पर जो हमें दे रखा है, इस डायग्राम को क्लियरली बना लेता हूँ बारी बारी जिससे कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, आपका जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। आप इस डायग्राम को याद रखिए, जो इस डायग्राम को दे रखा है, इस डायग्राम में ये दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाना शुरू कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को क्लियरली देख लीजिए, यही डायग्राम है। यहाँ पर हम इस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमें बना लेना है इसको। तो हमने इसको बनाया,
ये मैं बना रहा हूं। घन के आकार का हमें बनाना है, तो हमें क्या सबसे पहले घन बना लेना है। तो घन को पहले बनाएंगे। ये चीज़ आपने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये आपका बनकर तैयार हो गया घन। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये दे रखा है आपको, भाई इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। तो जो मैं लाइन इधर खींच रहा हूँ ये क्या है हमारा, इसे बोलते हैं आपका एक्स अक्ष। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ। तो ये हमारा जो है एक्स अक्ष है। ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पर दे रखा है ये हमें दे रखा है वाई अक्ष। तो नहीं यहाँ पर क्या है, इसे ये दे रखा है वाई अक्ष, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जेड अक्ष। सॉरी, इसे जो है बोलते हैं जेड अक्ष, जेड अक्ष। और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ पे जो इधर है ये चीज़, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। अब हम इसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो दूरियाँ हैं, ठीक है, आपकी जो किताब में जो दूरियाँ हैं, यहाँ की जो मतलब इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी को हमेशा क्या लिया जाएगा, इसकी दूरी को हमेशा b लिया जाएगा। ठीक है, और इसकी दूरी को हमेशा क्या लिया जाएगा, c लिया जाएगा। इसकी जो दूरी होगी, x अक्ष की दूरी b और z अक्ष की दूरी जो है c और y अक्ष की दूरी को हमेशा ही क्या लिया जाएगा, b, सॉरी a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल देख लेते हैं। तो एंगल हम कैसे देखते हैं, अक्षीय दूरियाँ। ठीक है, तो एंगल हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे, कि हमें कैसे रखना है। हम देखते हैं जो इकाई शैल के पैरामीटर होते हैं, इकाई शैल के दो पैरामीटर होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है अक्षीय दूरियाँ। पहला जो पैरामीटर होता है क्या होता है, अक्षीय दूरियाँ। अक्षीय दूरियाँ कौन कौन सी अक्षीय दूरियाँ हमारी है, ए बी सी हो सकती हैं। दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो है हमारे पास अक्षीय कोण। अक्षीय कोण का मतलब क्या है कि हमारा अक्षीय कोण कौन सा हो सकता है, अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दूरियाँ दे रखी है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि ए और बी के मध्य कोण। ठीक है, जब हमें निकालना हो ए और बी के मध्य कोण, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लिखेंगे ए बी के मध्य कोण। तो ए और बी के मध्य कोण में कौन आएगा भाई, ए और बी के मध्य में जो हमारा ए और बी दे रखा है इसके बीच में कौन आएगा, इसके बीच में लिखोगे गामा। ठीक है, तुलना करो, कंपैरिजन करो इससे, ए और बी, यानी इनको नहीं लिखना है, लिखना है आपको गामा को। तो ए और बीच में कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा। और बी और सी के बीच में क्या आ जाएगा, बी और सी के बीच में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और यहाँ पर ए और सी के बीच में कौन आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो अब आपको कंपैरिजन कुछ कर पा रहे होंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ये यहाँ पर एंगल्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें ये चीज़ आखिर इसका यूज क्या है, इसका यूज ये होता है इकाई शैल के पैरामीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एकक कोष्ठिका या इकाई शैल है, इसमें हम अगर अक्षीय दूरियों को परिवर्तन कर दें और कोणों को परिवर्तन कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आकार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ ईंटें छोटे होते हैं, कुछ ईंटें बड़े होते हैं, कुछ छोटे डिब्बे होते हैं, कुछ बड़े डिब्बे होते हैं। तो वो डिपेंडेंट क्या होता है, उनके एंगल्स में परिवर्तन किया जाता है। अब मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊंगा कि एंगल्स में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो आपको जो दिख रहा है इस बुक में आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, जो आपको ये दिख रहा है तो इसमें क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से एंगल्स को चेंज किया गया है। एंगल्स को चेंज करने के पश्चात में इसको बनाया गया है। तो आप इनको डायग्राम को देख के समझ पा रहे होंगे कि इनके एंगल्स को चेंज कैसे किया गया है। ठीक है, तो इनके एंगल्स को चेंज कर करके विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाया गया है। तो ये इस प्रकार की आकृतियाँ इतनी बनके तैयार हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसे 7 क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, यानी अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों में परिवर्तन के पश्चात हम इतनी आकृतियों को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं, इसी की चर्चा करेंगे इकाई शैल के बारे में, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसके बारे में जानोगे। तो हमारा जो अब टॉपिक चलने वाला है वो है क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। क्या टॉपिक है? क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि भाई ये टॉपिक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, और इसको जो है मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगी, क्योंकि सारा इस प्रश्नावली में खेल इन्हीं का है। अब हम बात करेंगे इसके क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। तो क्रिस्टल तंत्र के वहाँ पर आपने 7 प्रकार को अध्ययन कर लिया है, 7 प्रकार के होते हैं, आपने थोड़ा बहुत उसका नॉलेज कर लिया। हमारे सिलेबस की तरफ से ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान ये देना है कि मुख्यतः जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कहने का मतलब क्या है कि पहला होता है आद्य एकक कोष्ठिका। क्या हमने बताया? आद्य एकक कोष्ठिका। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे, इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेंटर, यानी इसे SSC। तो SSC का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक, इसकी डेफिनेशन पे हम लिखेंगे, जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब मैं पहले इसका डायग्राम समझाऊंगा, तब मैं आपको इस चीज़ के बताऊंगा, ठीक है, कि आद्य एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है। आद्य एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है, मैं इसको आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो आद्य एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है कि कण केवल क्या होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डायग्राम इसका, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर आप इसको समझ पाएंगे, यहाँ पर जो कण है केवल क्या है कि इन कोनों पर, भाई आपका जो घन होता है उसमें 8 कोने होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, और प्रत्येक 8 कोनों पर ही रखे हुए हैं, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं रखे। सबसे पहली बात तो आपको इसको ध्यान देना होगा, ठीक। अब आप उसके बाद बाकी देखेंगे कि आगे क्या होता है। चलो समझते हैं चीज़ को। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली कि भाई इसको हम एक बार फिर से बना लेते हैं कि भाई हमारे पास जो घन होता है, तो हमने बना लिया घन को, ये मैंने बनाया घन को। आपको इसके PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, और आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत है, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, आप लोगों का जो वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। फालतू के आप लोगों को चक्कर बड़े बड़े कोचिंग्स के नहीं लगाने पड़ेंगे। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी मेहनत आपको कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मुझसे पढ़ते रहिए। चलिए, तो ये मैंने बना लिया घन। तो इस घन को बनाने के बाद हमने क्या बताया कि भाई यहाँ पर जो 8 कोने होते हैं, देख भी लेते हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर रखे हुए होते हैं, इसके अलावा कहीं भी रखे नहीं होते हैं। तो इस आकृति को बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। इस आकृति को क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य
एकक कोष्ठिका। जब कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसे इंग्लिश का नाम मैं लिखूंगा, ठीक है। इंग्लिश का नाम इस्तेमाल किया जाता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो केवल कोनों पर उपस्थित हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? आद्य एकक कोष्ठिका। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे इसके अगले प्रकार पे। तो अगले प्रकार का अध्ययन कर लेते हैं। अगला प्रकार होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगला प्रकार क्या होता है? केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसका अगला जो प्रकार है, तो अगला प्रकार है इसका केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगला प्रकार है इसका केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए, और इसका जो इंग्लिश नाम होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। क्या नाम होता है? बॉडी बिल्डर, यहाँ पे है सेंटर, बॉडी सेंटर सेल। इसको हम शॉर्ट में नाम बोलेंगे BCC। इसकी डेफिनेशन पे देख लेते हैं। जब एकक कोष्ठिका एकक कोष्ठिका में एक अथवा एक से अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हों तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। भाई इसमें क्या होगा, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर वाले में देखा था, ऊपर वाले में कण क्या था कि केवल कोनों पर उपस्थित थे। जैसे कि ऊपर वाले में देखोगे तो कण केवल क्या है? कोनों पर उपस्थित थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो कोने के अलावा भी, इन स्थिति के अलावा भी कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। तो अब कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसमें आती है 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं इस BCC के अंतर्गत 3 कैटेगरी का। पहली कैटेगरी इसकी होती है, पहली जो इसकी कैटेगरी है वो है, यह देखो इसको पहले लिखेंगे, या 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार है वह है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। जो मैंने बॉडी सेंटर्ड सेल यहाँ पर लिख दिया है, एक्चुअल में बॉडी सेंटर्ड सेल जो है इसका पार्ट है। यहाँ पर लिखेंगे अंतः केंद्रित एकक, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसको हम बोलते हैं BCC, यानी जो पार्ट मैंने ऊपर लिखा है वो यहाँ का पार्ट है, ठीक। तो ऊपर वाले को मैं कट कर देता हूँ, मैंने ऊपर वाले को कट कर दिया और यहाँ पर BCC को दिखा दिया। इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत लिखना है, ऐसे एकक कोष्ठिका में लिखेंगे, ऐसी एकक कोष्ठिका में, ऐसी एकक कोष्ठिका में
अवयवी कण, अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त अंतः केंद्र में होते हैं। जैसा नाम वैसा काम, अंतः केंद्र में होते, अंतः केंद्र में होते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। चलिए इसको देख लेते हैं कि भाई इसके केंद्र में कैसे होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना था कि जो हमें डायग्राम दे रखा है उसमें तो हमने देखा था सबसे पहले हम आध एकक कोष्ठिका को बनाएंगे। तो आध एकक कोष्ठिका को बनाएंगे तो ये हम डायग्राम को बना रहे हैं, आध एकक कोष्ठिका का डायग्राम। तो ये होगा हमारा डायग्राम। डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। बच्चों वाला खेल इसको किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमको सबसे पहले आध एकक कोष्ठिका बनाना है। आध एकक कोष्ठिका की खासियत क्या है? खासियत तो भाई यही है कि भाई इसके 8 कोने होते हैं और ये इसके 8 कोनों पर इसके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ये हमने देख लिया उसके अवयवी कणों के बारे में। अब हम आएंगे, आध एकक कोष्ठिका तो हमने बना लिया। अब हम आएंगे किसके बारे में भाई, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका हमें बनाना है ना। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है बीसीसी को। ठीक है, हमें किसको बनाना है? हमें बनाना है बीसीसी को। बीसीसी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसा कि उसमें डिफाइन किया गया है कि भाई इन 8 कोनों के अतिरिक्त एक जो कण होता है वो केंद्र में होता है। तो अगर एक जो कण है अगर केंद्र में होगा तो वो क्या होता है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि भाई तो एक के बीच में क्या होता है? ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये जो होता है हिस्सा इससे मिल जाता है, ये जो हिस्सा होता है इससे मिल जाता है। चलिए दिखाता हूँ आपको कि बीसीसी का प्रोसेस क्या दे रखा है। ये जो प्रोसेस दे रखा है ये देखिए, आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी फाइनली आपको आध एकक कोष्ठिका दे रखा है। उसके बाद जो एक कण है ये देखो यहाँ पर बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसे क्या बोलेंगे? आध एकक कोष्ठिका बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की कंडीशन है। चलिए हम अगले उस पर बढ़ते हैं, आपको मैंने दिखा भी दिया। अब हम अगले उस पर बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, अगला प्रकार हमारा क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सेकंड इसका जो प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं एफसीसी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एफसीसी बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको एक अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट में इसे समझाते हैं। ठीक है, ऐसी एकक कोष्ठिका में समझने में टॉपिक बहुत आसान है ये वाला। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण प्रत्येक फलक के
केंद्र पर स्थित होता है, केंद्र पर स्थित होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है फलक केंद्रित एकाक कोष्ठिका। तो भाई कंडीशन वही सेम वाली है कि पहले हमें भैया वही बनाना पड़ेगा, पहले तो हमें भैया जाना ही पड़ेगा वहाँ पर किस कर आद्य एकक कोष्ठिका पर। तो हम बना लेंगे आद्य एकक कोष्ठिका को। तो यहाँ पर हमने बनाएंगे आद्य एकक कोष्ठिका को। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आद्य एकक कोष्ठिका को। कहते कहते मैं तुम लोगों से बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ। तो आप मैंने यहाँ बना दिया आद्य एकक कोष्ठिका को। तो यहाँ पर हमने बनाया आद्य एकक कोष्ठिका को। आद्य एकक कोष्ठिका की खासियत क्या होती है? आद्य एकक कोष्ठिका की खासियत होती है कि जो 8 कोने होते हैं, प्रत्येक परमाणु जो होता है 8 कोनों पर स्थित होता है। प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होता है, यह परमाणुओं का समूह स्थित होता है। तो अब यहाँ पर इसका फलक क्या है भाई? आप जब कोई चीज़ चौकोर कोई चीज़ लेते हो तो उसकी फलक कितनी है? 1 2 3 4। देखिए काउंटिंग करो, इसका ऊपर वाला हिस्सा 1 2, पिछला हिस्सा 3 4, बाहर वाला 5 6, यानी इसके जो होते हैं 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों पर परमाणु रखेंगे। तो हमने क्या किया, एक परमाणु ये रखा इस फलक पर रखा, 2 इस फलक पर रखा, 3 अंदर के फलक पर रखा, 4 और ये परमाणु बाहर के फलक का है मैं रख रहा हूँ। ये जो परमाणु रख रहा हूँ ये बाहर के फलक का है, इधर वाले का 4 और ये हो गया हमारे पास नीचे हो गया 5। तो कितने हो गए हमारे पास? 3 3 6 हो गए। तो इस प्रकार से हमने 6 फलकों को यहाँ पर बना दिया, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक फलक क्या होता है? केंद्र पर होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा देना है कि भाई यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है तो ये आगे पीछे वाली कंडीशन ये यहाँ की है। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ की है और ये वाली कंडीशन ये इस वालों की है। ठीक है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे इधर वाला। तो 6 लोग कंप्लीट हो गए। अब हम आपको इसमें किताब बुक में दिखा देते हैं कि यहाँ पर बुक में कंडीशन क्या दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये तो देख लिया है भाई, यहाँ पर इसका क्या है? तो अंतः केंद्रित हमने देखा था, जो कि अंतः का मतलब होता है केंद्र में, अंतः केंद्रित, केंद्रित का मतलब होता है बीच में। अब हम देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर जो दे रखा है प्रत्येक जो है कोने पर स्थित है और प्रत्येक फलक के यहाँ पर क्या है? केंद्र पर भी स्थित है। तो यहाँ पर ये क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। ठीक है, अब आपको